हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका बेटर एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम क्या है? तो झूम एक कृषि का तरीका है जो कहाँ पे किया जाता है? अधिकतर जो है वह पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो पर्वत केटू है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह विश्व की, आप यहाँ ये भी ध्यान रख सकते हैं कि विश्व की जो दूसरी या सबसे ऊंची चोटी है और पहली कौन सी है? हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोडाइक नाल किस पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है? तो कोडाइक नाल जो है वह पालनी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और यह कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद से गुजरती है। और मानक समय रेखा कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया, इनका संबंध किस घराने से है? तो देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह यूपी पीएससी पीटी में हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। तो ध्यान में रखिएगा, जो उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान है वो किस घराने से है? तो रामपुर सहसवान घराने से स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? कनाडा साहित्य गौरव। ठीक है, तो यह सम्मानित किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साल 2021 का G7 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह छपेगा जरूर, 1 नंबर ये देकर जाएगा यह क्वेश्चन। तो यह G7 का सम्मेलन 2021 जो हुआ है वह कहाँ आयोजित किया गया है? कॉर्नवॉल, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया है? इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, तो यह घोषित किया है विश्वजीत चटर्जी को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफा का निधन हो गया। देखिए यह रिपीट हो गया है, तो मैंने अभी बताया कि यह रामपुर सहसवान घराने से स्थित है जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में देश के सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो देखिए देश का सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष जो चुनी गई है वह चुनी गई रेशमा मरियम रॉय। और यह कहाँ की है? तो ध्यान में रखिएगा यह केरल की है। कहाँ की है? केरल की है। यह सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष चुनी गई है। और एक क्वेश्चन यहाँ आर्या राजेंद्रन से भी बनता है, यह जो है ये भी केरल की है और यह क्या बनी है? तो सबसे युवा मेयर बनी है। क्या बनी है? सबसे युवा मेयर। ये भी कहाँ की है? केरल की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि कोपिली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो कोपिली जल विद्युत का परियोजना का संबंध असम से है और यह जो है वह ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं जैसे उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना, दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल, पाकल, झूम और रतले पनबिजली परियोजना। देखिए उरी और तुलबुल यह है कहाँ? झेलम नदी पर। ठीक है, यह किस नदी पर है? झेलम नदी पर है, ध्यान में रखिएगा। और दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल, पाकलुडम और रतले ये सब है चिनाब पर। कहाँ? चिनाब नदी पर, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाल ही में सलाल जल विद्युत परियोजना पूछा गया था, तो यह कहाँ है? चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है। तो देखिए प्रतिनिधि वह चुना गया है प्रतिनिधि सभा का नैन्सी पेलोसी को, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा नैन्सी पेलोसी। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और है, जेनेट एलन से बनेगा आपका। जेनेट एलन जो है अमेरिका की प्रथम, यह है अमेरिका की प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी है। क्या बनी है? महिला वित्त मंत्री बनी है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन वियतनाम की राजधानी है। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। और ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन का देने का मतलब इसका मुद्रा भी ध्यान में रखिएगा, इसका जो मुद्रा है वह है डांग। क्या है? इसका मुद्रा डांग है, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है वह कहाँ है? हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था अंबेडकर और गांधी जी के बीच, उसके बाद जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया था उसके अध्यक्ष पूछा है, तो यह है घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट पर चलते हैं। कहता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी। तो देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कानपुर में किया गया था और यह किया गया था 1924 में। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा करेगा, एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन होता है और यह केवल है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन, ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना 1924 में कानपुर में किया गया। और यदि सोशलिस्ट पूछ दे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट की स्थापना कब किया गया, तो यह किया गया था 1928 में, ध्यान में रखिएगा। और यह कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया? दिल्ली में। तो ध्यान में रखिएगा, केवल सोशलिस्ट लग जाने से इसका जो उत्तर होगा वह क्या होगा? 1928 दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था। तो यह थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नदियाँ जो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है उससे जो निर्माण होता है मैदान, उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निक्षेपात्मक मैदान, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पे देखिए लोएस मैदान भी है। तो लोएस जो मैदान होता है वह वायु द्वारा जो मिट्टी लाया जाता है, वायु द्वारा क्या लाया जाएगा? जो मिट्टी लाया जाएगा उससे जो मैदान निर्माण होगा उससे लोएस। और एक कास्ट भी, यह चूना पत्थर से जो निर्माण होता है, चूना पत्थर से जो मैदान निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? कास्ट का मैदान कहते हैं। तो नदियों द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाया जाएगा उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निक्षेपात्मक, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ पे गलत हमको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो क्या है? गलत है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद धारण करता है। नेक्स्ट है कि महान न्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता परंतु मत देने का अधिकार होता है। सी कहता है महान न्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। और डी यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो देखिए यहाँ पे गलत जो है वो है, यह है ऑप्शन नंबर बी, महान न्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है। ये तो सही है, लेकिन परंतु मत देने का अधिकार है, ये गलत है। उसको मत देने का अधिकार नहीं होता है, वह किसी भी संसद के सत्र में आकर बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वह मत नहीं दे सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। यहाँ पे सही हमको बताना है, तो ए है कि संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है। ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कहता है बी, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। ये गलत है, क्योंकि इसका जो निर्धारण किया जाता है वो क्या करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। सी कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। ये भी गलत है, यह होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है।
इसे भी ध्यान में रखिएगा। और डी अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन है। देखिए अनुच्छेद 323 में कार्यों का वर्णन नहीं है, 320 में है। जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके कार्यों का वर्णन कितना में है, तो 320 में है। ठीक है, तो इसका सही सुमेलित कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि किसकी स्वीकृति के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। तो देखिए यह संसद के बिना स्वीकृति को संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि धीमी चाल से आगे बढ़ती है। बी ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे है। और डी शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र नमी वायु में ध्वनि तीव्रता से चलती है। देखिए यहाँ पे सही नहीं हमको बताना है, तो इसमें से सही नहीं है वह ऑप्शन बी, क्योंकि ध्वनि अनुदैर्ध्य है ये बिल्कुल सही है, लेकिन ध्वनि अनुप्रस्थ है ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कहता है रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह आपका सेलुलोज का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। तो यह माना जाता है न्यूक्लिक अम्ल का, और इसका जो खोज किए थे वो किए थे मिसर। ध्यान में रखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल का खोज कौन किए थे, मिसर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव का वह अंग जो शरीर में जल संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए मानव का वह अंग है ब्रिक, जो जल को क्या करता है, संतुलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्न में से कौन सा कोशिका अंगक भूमिका निभाता है। ठीक है, तो देखिए धानी होता है, एक कोशिकीय जीव की बात कर रहा है, तो एक कोशिकीय जीव में जो धानी होता है वह क्या करता है, जल और अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। देखिए यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है, दो प्रकार के सेल आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली होता है वो किसका बना होता है, तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन करता है। देखिए यहाँ पे एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का बात कहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार का संविधान में कहीं भी उल्लेख और किसी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के विकिरण की तरंगदैर्ध्य सबसे छोटी होती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है दृश्य, एक्सरे और अवरक्त और सूक्ष्म। ठीक है, तो देखिए इनमें से एक्स किरण का जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे छोटी है, और इससे भी छोटी किसकी होती है, तो गामा की होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा गामा जो किरण होता है इससे भी इसको क्या होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है, जो कैंसर के उपचार होता है उसमें कोबाल्ट समस्थानिक का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि नीलगिरी पहाड़ों में निम्न में से कौन सा जनजाति समूह प्रमुख रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है लंबारा, गोर, जरवा और इनमें से कोई नहीं। देखिए तो यहाँ पे नीलगिरी की बात की है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी जो है उस पर प्रमुख जनजाति पाया जाता है, वो पाया जाता है टोडा। कौन सा, टोडा जनजाति पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल से नहीं लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है इसका जो सीमा वह बंगाल से नहीं लगता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश का लगता है,
पश्चिम बंगाल का लगता है, सिक्किम का लगता है, और देखिए बिहार का भी लगता है, और एक और है वह है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, इसका भी क्या होता है, लगता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित यात्रियों के सही कालक्रम को बताएं। देखिए यहाँ पे पहला है फाहियान, तीसरा है मेगास्थनीज, और दूसरा है इति सिंह, और चौथा है ह्वेनसांग। देखिए अब यहाँ पे हमको सजाना है कि कालक्रम के अनुसार, तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मेगास्थनीज आया था, और यह आया था किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, उस समय यह कहाँ आया, भारत आया, और यह सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। तो ऑप्शन 3, तो यहाँ पे फर्स्ट जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा, तो ऑप्शन 3 जो है वह बी और ए में केवल है। तो ए, सी और डी मेरा ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया, अब 2 में से ढूंढना है हमको। तो मेगास्थनीज के बाद जो आया था वह आया था फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो देखिए ऑप्शन ए में भी एक है और ऑप्शन बी में भी एक है। अब आगे चलते हैं, तो इसके बाद आया था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन 4, 3, 1, 4, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, और इति सिंह जो आया था वह लास्ट में आया था, यह लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास आया था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पहले मेगास्थनीज आया, फिर आया फाहियान, फिर आया ह्वेनसांग, और तब आया इति सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। तो तुजुक ए बाबरी, यह बाबर का लिखा गया एक किताब है, तो यह लिखा गया था तुर्की भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर हमको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ठगी प्रथा का अंत, बेंटिंग, ये बिल्कुल सही है। इल्बर्ट बिल, रिपन, ये भी सही है। और रिंग फेस की नीति, यह हेस्टिंगस, ये भी सही है। और वर्नाक्यूलर एक्ट निरस्त, अब देखिए वर्नाक्यूलर एक्ट निरस्त यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो निरस्त लिटन नहीं किया था, निरस्त किया था रिपन। ठीक है, कौन, रिपन। और लागू कौन किया था, वह लिटन लागू किया था। ध्यान में रखिएगा, वर्नाक्यूलर एक्ट को लागू किया था लिटन और निरस्त किया था रिपन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। यदि आपको क्वेश्चन और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।